हेलो, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल एपिसोड ऑफ आवर लाइव शो, जिसमें हम आपको बताते हैं देश की बात, दुनिया की बात और आपके मुद्दों से जुड़ी हुई बातें, जिसमें हम कम शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में, संक्षेप में आपको सारी जानकारी का विवरण देते हैं। आज खबरों का विश्लेषण का कार्यक्रम शुरू करते हैं। जो बाइडेन ने अपनी इलेक्शन रैली में समर्थकों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि वो स्वस्थ हैं, कोरोना से मुक्त हो चुके हैं और वो बहुत ताकतवर महसूस कर रहे हैं। वो इतने ज़्यादा स्वस्थ है कि समर्थकों में या सभा में स्थित हर व्यक्ति को वो चूम सकते हैं। उन्होंने अपने पुराने तेवर में, पुराने अंदाज में बात की, जिसमें उन्होंने जो बाइडेन को विपक्षी वामपंथी खेमे का पुतला बताया। उन्होंने बताया कि वो बहुत स्वस्थ हैं और वो आगे आने वाले इलेक्शन की जो भी तैयारी है उसमें वो पूरी तरह से संलग्न है। ये उन्होंने फ्लोरिडा में स्थित एक सभा में, फ्लोरिडा में आयोजित एक सभा में उन्होंने बताया। उसके बाद में मुंबई हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने बोला है कि जिस तरह से प्रिंट मीडिया के लिए कंट्रोलिंग बॉडीज है, जिस तरह से प्रिंट मीडिया के लिए कंट्रोल करने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, उस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी तरह की लगाम क्यों नहीं लगाई जाती है। उन्होंने बताया कि वाई नॉट स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म टू रेगुलेट टीवी चैनल्स, और ये टीवी चैनल्स लगातार किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे कर सकते हैं। ये बात मुंबई हाईकोर्ट ने फिल्मी जगत की 34 बड़ी कंपनियों द्वारा एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें बड़े निर्देशक और निर्माता है और 4 बड़े संगठन हैं। आमिर खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार, अजय देवगन की कंपनियां भी इसमें हैं। और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दी है कि उनकी फिल्म इंडस्ट्री का लगातार कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, लगातार उन पे उल्टे सीधे आरोप लगाया जा रहे हैं और उल्टी सीधी गलत बयानबाजी फिल्मी सितारों के खिलाफ की जा रही है, जिसमें कई सारे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे स्कम, ड्रगिस्ट, डर्ट, फिल्थ जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा इन फिल्मी 34 कंपनी, जिसमें 4 बड़े संगठन हैं, धर्मा प्रोडक्शन, यशराज, आशुतोष गवाड़ेकर और कई बड़े संगठन इसमें शामिल है। और 34 फिल्म मेकिंग कंपनियां शामिल है, जिन्होंने जब दीपिका का केस हुआ, सलमान के ऊपर आवाज़ उठाई गई और इस तरह से ड्रगिस्ट, नशेड़ी, गंजेड़ी और इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। खासकर हम रिपब्लिक भारत की बात कर रहे हैं, जिस तरह से रिपब्लिक भारत पूरी खबरों को बताता है और जिस तरह से बातचीत करता है कि ये नशेड़ी गैंग, ये नशे के गुलाम और ये गंजेड़ी, ये अंग्रेजी बोलने वाले, ये पश्चिमी सभ्यता को मानने वाले, ये अंग्रेजों की औलाद और इस तरह की पता नहीं दुनिया भर की बातें हैं, जिसमें अर्नब गोस्वामी ने की है, जिसको देखते हुए मुंबई हाई कोर्ट ने अपना फेवर स्टार्स के फेवर में दिखाया है, अपना फेवर जो है स्टार्स के लिए दिया है। मुंबई हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इस तरह से चैनल्स के ऊपर एक स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म होना चाहिए जो इन चैनल्स को रेगुलेट कर सके और इस चैनल को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इस पर बात की जा सके। और ये भी कहा गया था इन चैनलों द्वारा, खासकर रिपब्लिक चैनल द्वारा, कि अरब के सारे इत्र भी बॉलीवुड की गंध को दूर नहीं कर सकते हैं। मतलब बॉलीवुड में इतनी ज़्यादा गंध फैल चुकी है कि अरब के सारे इत्र आकर भी इन कंपनियों, इन नशेड़ियों और गंजेड़ियों की जो बॉलीवुड है उसकी गंध को दूर नहीं कर सकते अरब के सारे इत्र। खैर, और 4 बड़े इसमें पत्रकारों के नाम हैं, जिसमें प्रदीप भंडारी है और टाइम्स नाउ की नबिका कुमार है, यश कपूर है और अर्नब गोस्वामी। तो आप लोगों को सबको पता है कि अर्नब गोस्वामी भी इसमें है। तो इस तरह से इन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है और इन लोगों के खिलाफ एक रिटन कंप्लेन गई हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में। देखते हैं कि आगे क्या होता है और इस मामले की जांच अब की जा रही है और पता चल जाएगा कि किस तरह से परेशानी का सबब स्टार्स के लिए ये चैनल बने हैं। और कई बार पेड न्यूज़ के मामले भी सामने आए हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि जो चैनल्स है वो पेड न्यूज़ चलाते हैं और बहुत सारे चैनल्स जो है सरकार के फेवर में बोलते हैं और सरकार की
पॉलिसीज को, सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के मामले में भी केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और ये बताया था कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जिस तरह से प्रिंट मीडिया को कंट्रोल कर रही है, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी कंट्रोल करने के लिए कोई कंट्रोलिंग बॉडी का निर्माण किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा अभी तक कुछ नहीं किया है। आपको पता है कि केंद्र सरकार इस तरह की किसी भी मामले में आगे बढ़ के स्पष्टीकरण नहीं करती, आगे बढ़ के केंद्र सरकार किसी भी मामले में जो है बात नहीं करती। अभी भी केंद्र सरकार ने इस बारे में कोई बात नहीं की है। मैं आपको बता दूं कि मशहूर निर्माता निर्देशक के साथ में सारे ही सुपरस्टार्स की कंपनी ने ये अर्जी दी है, और जिसमें उन्होंने उल्टे सीधे शब्द इस्तेमाल करके स्टार्स के स्टारडम को खराब करने के आरोप इन चैनल्स पे लगाए हैं। दिशा सालियान केस में जो याचिका करता है, उनकी तरफ से कोई वकील कल पेश नहीं हुआ है, जिसको लेके कोर्ट ने नाराजगी जताई है। और रिया चक्रवर्ती ने इसी मामले में अगर आए तो रिया चक्रवर्ती ने जो सुशांत की पड़ोसी है डिम्पल थमानी करके, उसके अगेंस्ट में शिकायत दायर की है। जब डिम्पल थमानी जो सुशांत की पड़ोसी, उन्होंने गलत बयानबाजी दी थी कि उन्होंने रिया को 13 जून की रात को सुशांत के साथ देखा था, तो ऐसा डिम्पल थमानी का जो है एक गलत बयान या झूठा बयान कहे तो सामने आया था, जिसमें सीबीआई ने भी नाराजगी जताई है। सीबीआई ने बताया कि हाँ, ये बात सच है कि डिम्पल थमानी ने गलत बताया था कि 13 जून की रात को रिया जो है वो सुशांत के साथ थी, जबकि ऐसा नहीं था। रिया सुशांत के साथ 13 जून को नहीं थी। और डिम्पल थमानी ने अपने जो बयान है उसमें बात की कि हाँ, उसने इस तरह का गलत बयान दिया था। आगे बढ़ते हैं। जो रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय द्वारा राजनाथ सिंह हमारे जो रक्षा मंत्री है, उन्होंने चीन को लेकर बात स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि चीन लगातार भारत को धमका रहा है। चीन के विदेश मंत्री लगातार भारत पर निशाना कसे हुए, लगातार भारत को उल्टी सीधी धमकियां दी जा रही है चीन द्वारा। भारत द्वारा 44 ब्रिज खोले जाने पर चीन ने भारी आपत्ति जताई है। चीन ने बताया है कि भारत के लेह लद्दाख को वो यूनियन टेरिटरी नहीं मानता है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं मानता है, और चीन जो है वो भारत द्वारा किए जाने वाले किसी भी कंस्ट्रक्शन या किसी भी निर्माण का सीमा के आसपास विरोध करता है, क्योंकि वो भारत द्वारा बताई गई एलएसी को भी नहीं मानता है। चीन अपने हिसाब से एलएसी भी डिसाइड करता है, और अभी लगातार चीन जो है वो भारत की आलोचना हम कहें तो इस मामले में कर रहा है। चीन लगातार भारत को धमकाने का काम कर रहा है। ताइवान के राष्ट्रीय दिवस पे जब भारत ने ताइवान को बधाई देते हुए, ताइवान के राष्ट्रीय दिवस पे बधाई देते हुए पोस्टर जारी किया था, और पोस्टर को चाइनीज दूतावास के बाहर भी लगाया था। इस पर भी चीन ने आपत्ति जताई थी। चीन ने बताया था कि ये आग में हाथ डालने वाला काम जो है भारत कर रहा है, और ये गलत काम कर रहा है। गौरतलब बात यह है कि हमारे देश में जहां पर मीडिया पर मुंबई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है मीडिया की गलत बयानबाजी पे, और मीडिया के उल्टे सीधे जो कैरेक्टर असैसिनेशन वाले शो है, मेरा शो करके जो मीडिया चलाता है, उस पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने आपत्ति जताई है। गौर करने वाली बात है कि हमारे प्रकाश जावड़ेकर जो सूचना और प्रसारण मंत्री है हमारे केंद्र सरकार में, उन्होंने, और हमारे जो जगन प्रसाद नड्डा है, जेपी नड्डा जिनको हम कहते हैं, हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने अर्नब गोस्वामी के चैनल का साइड लिया है, अर्नब गोस्वामी के चैनल का फेवर लिया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट इन चैनलों से बहुत नाराज है, और जेपी नड्डा साहब और हमारे प्रकाश जावड़ेकर जो सूचना और प्रसारण मंत्री लगातार अर्नब की साइड ले रहे हैं। अर्नब के पक्ष में ये लोग किसी भी सूरत में खड़े हैं, किसी भी कंडीशन में अर्नब के पक्ष में खड़े हैं, और अर्नब को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, अर्नब के फेवर में ट्वीट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अर्नब के साथ में हम हैं, और अर्नब ने किसी भी तरह की इस तरह की जो है बात नहीं की है। वो राष्ट्रीयवाद का समर्थन करते हैं और सनातन धर्म का समर्थन करते हैं, जबकि दूसरी तरफ एक हिंदी भाषी और एक हिंदुस्तानी बहू सोनिया गांधी को अर्नब एंटोनियो माइनो कहते हैं, और जब बहू
भारत में आ रही है तो बहू को ऑब्वियसली बहू को इंडियन होने का दर्जा देना चाहिए होता है। और इंडियन अवतार में जब बहू दिखती है पिछले कई सालों में, फिर भी अर्नब लगातार अंटोनियो माइनो करके पता नहीं कौन से सनातन धर्म के प्रचारक है और कौन से राष्ट्रवाद के समर्थक है, ये सोचने वाली बात है। खैर मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो हमारे देश में है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने जी न्यूज़, न्यूज़ 24, आज तक और इंडिया टीवी को माफ़ी मांगने के लिए कहा है। इन चारों चैनल्स ने भी रिपब्लिक टीवी की तरह ही मुहिम चलाई थी सुशांत वाले केस में और ड्रग वाले केस में, और जिसमें आज तक पे 1 लाख रुपए का जुर्माना भी है। जबकि जी टीवी और न्यूज़ 18 और इंडिया टीवी को सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए कहा गया है न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये खैर मुद्दे हैं जिस पर गौर करना चाहिए और मीडिया को इस तरह से अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच जो 19A आर्टिकल है उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। एडवर्टाइजर्स को या दर्शकों को अट्रैक्ट करने के लिए, या जो चीज़ बिकती है, जैसे सुशांत बिकता है तो सुशांत को बेचने के लिए या सुशांत की मौत या सुशांत के कफन पर अपने TRP बनाने के लिए मीडिया चैनल्स को जो है इस तरह के खेल नहीं खेलने चाहिए। और मीडिया चैनल्स को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कुछ भी हो और कैसा भी माहौल हो, वो लगातार जो है देश और समाज में एक सत्यता को आगे बढ़ाएंगे। देश और समाज में एक हम कह सकते हैं कि जन कल्याण को आगे बढ़ाएंगे और देश और समाज में जो है वो अपनी TRP से ज़्यादा जो है सच्चाई को और न्याय संगत चीज़ों को बढ़ावा देंगे। जबकि ऐसा देखा जा रहा है लगातार पिछले कुछ महीनों में और पिछले कुछ सालों में हम देखेंगे ये टीवी चैनल्स लगातार अपने TRP के लिए काम कर रहे हैं, अपने शोज़ को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह से इनके शोज़ के ट्रेलर्स आते हैं और जिस तरह से इनके शोज़ में गेस्ट लगातार भिड़ंत करते रहते हैं, लगातार वाद विवाद प्रतिस्पर्धाएं चलती रहती है, तो ये चीज़ें जो है एक तरह से ऑडियंस को बांध कर रखती है और ऑडियंस के बीच में गलत बयानबाजी करके एक गलत अफवाहें फैलाने का काम ये चैनल्स कर रहे हैं। जिसमें मैंने आपको बता दिया कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन लोगों पे माफ़ी मांगने और जुर्माने की बात की है। हालांकि इस मामले में अब कल के बाद से इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या एक्चुअल में हुआ है, किस तरह से अर्नब गोस्वामी जो है मट्टी पलित कर रहे हैं स्टार्स की इमेज को, या वास्तव में इतनी ज़्यादा गंदगी बॉलीवुड में है या नहीं। देखने वाली बात है कि कंगना रनावत ने उल्टा इन्हीं 4 बड़े संगठनों और बड़े बड़े निर्देशकों निर्माताओं पे नकेल कस लिए। कंगना रनावत ने कहा है कि ये नशेड़ी गंजेड़ी और जिहादियों का अड्डा है बॉलीवुड और इनको बेनकाब करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगी। कंगना रनावत ये भी कह रही है कि मीडिया के साथ साथ आप मुझ पे भी केस कर दीजिए, मगर मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक आपकी असली औकात को और आपकी असलियत को सामने लाकर रखूंगी, ऐसा कंगना रनावत का कहना है। कंगना रनावत ने उल्टे बॉलीवुड पर ही हमला किया है कल, जब बॉलीवुड की तरफ से इस तरह की याचिका दायर की गई दिल्ली हाई कोर्ट में, तो कंगना रनावत ने खुद ही जो है आगे बढ़कर बॉलीवुड के अगेंस्ट में बॉलीवुड की गंदगी को मिटाने का उन्होंने कहा है कि उन्होंने बीड़ा लिया हुआ है। बॉलीवुड की सच्चाई को एक्सपोज करने का भी कंगना रनावत ने बीड़ा लिया है। कंगना रनावत ऐसा कह रही है। हालांकि यूपी में काफ़ी ज़्यादा सनसनीखेज मामले सामने आ रहे हैं। गोंडा में 3 बहनों पर एसिड अटैक हुआ है, दलित बहनों पर एसिड अटैक हुआ है, जो मतलब 14, 17 या 19 साल की उनकी एज बताई जा रही, तीनों बहनों की क्रमशः, और उन पर एसिड अटैक हुआ है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जम के फटकार लगाई है। योगी सरकार पर यह कहा गया है कि उन्होंने जबरन में पीड़िता का हाथरस मामले की जो पीड़िता थी उसका अंतिम संस्कार जबरदस्ती किया गया है, और पीड़िता के बार बार बयान देने पर भी जब वो हॉस्पिटल में थी और दर्द से करहा रही थी, उस समय भी उसने जो दर्द से कराते हुए जो उन्होंने बयानबाजी दी पीड़िता ने, उसके बावजूद भी यूपी पुलिस ने रेप का मामला दर्ज नहीं किया था शुरुआती दिनों में। और जब पीड़िता की डेथ हो गई, जब उसकी मृत्यु हो गई
रेप विक्टिम की जब मृत्यु हो गई तो उसकी शव को जबरन जलाया गया। हाईकोर्ट ने योगी सरकार पर फटकार लगाते हुए पूछा है कि क्या आपकी बेटी होती तो क्या आप यही करते। जिसपे सीमा कुशवाहा, मैं आपको बता दूं, जो निर्भया केस को लड़ रही थी, वो निशुल्क पीड़िता के परिवार के लिए खड़ी हैं। सीमा कुशवाहा वकील जो है, बहुत फेमस वकील है, जिन्होंने निर्भया का मामला जो है केस लड़ा था, निर्भया के मामले में केस को लड़ा था। उसके बाद में जो बताया जा रहा है कि हाथरस मामले में जो पीड़िता की भाभी बनी हुई थी राजकुमारी बंसल, वो एक प्रोफेसर निकली, जबलपुर की प्रोफेसर निकली और उसके ऊपर भी जांच चल रही है। हालांकि राजकुमारी बंसल उनका नाम है और वो जबलपुर की किसी कॉलेज की प्रोफेसर निकली। खैर ये तो अफवाह है या सच्चाई है, ये तो आगे आने वाली जांच में ही पता चलेगा, लेकिन मुझे आपको इन्फॉर्म करना था, जो मैंने आपको कर दिया। उसके बाद में हम देखते हैं कि मोदी सरकार की जो दो ONGC कंपनी है, उसकी दो कंपनियां जो है HPCL और MRCL जो है, उनका विलय होने जा रहा है। और ये दोनों कंपनियां जो है ONGC ऑयल कंपनी की सहयोगी कंपनियां थी और दोनों का अब विलय होने जा रहा है। एक आरिफ खान जो है वो उनके लिए उपराष्ट्रपति ने शोक संदेश लिखा हुआ है। आरिफ खान कौन है मैं आपको बता दूं। आरिफ खान जो है एम्बुलेंस ड्राइवर थे, जिन्होंने कोरोना काल में दिल्ली में अपनी सेवाएं दी और वो भगत सिंह नाम की एजेंसी से जुड़े हुए थे, जो कोरोना मरीजों के लिए एम्बुलेंस चलाया करती थी। तो भगत सिंह नाम की इस एजेंसी के लिए ये ड्राइवर काम किया करते थे, जिनका नाम आरिफ खान है। बताया जा रहा है कि इनके बीवी बच्चे जो है सीलमपुर में थे और ये कोरोना काल में लगातार ये घर नहीं जाया करते थे और कोरोना पेशेंट्स के लिए काम किया करते थे और कोरोना पेशेंट्स की सेवा में लगातार ये तत्पर थे। लेकिन इनका दुखद निधन हो गया है परसों शाम में, और जिसके लिए उपराष्ट्रपति ने दुख जताया है आरिफ खान को लेकर। और ऐसे उनको जो है एक देवदूत कहा गया आरिफ खान को, कि ऐसे देवदूत को जो है सलाम करना चाहिए। आरिफ खान जो है अपने आप में एक देवदूत थे, जिन्होंने कोरोना वॉरियर बनकर लोगों के दुख दर्द दूर करते हुए लोगों की दुआएं लेने के लिए उन्होंने अपना काम किया। लेकिन भगवान ने उनकी नहीं सुनी और उनका देवदूत होने के बावजूद भी जो है भगवान ने उनके जो है प्राण ले लिए, या उनके प्राण जो है चले गए और सारी दुआएं जो उनके काम नहीं आई। इस तरह की बात आ रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब कृषकों के आंदोलन चल रहे हैं देश में, इतनी ज़्यादा कृषक आंदोलनों की भरमार होगी देश के हर राज्यों में, वहीं पर हम देखते हैं डॉक्टर्स का भी आंदोलन शुरू हो गया है। कल से डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लगातार वो कार्यशील है, लगातार वो PPE किट का वजन लेकर वो खड़े हैं, 6-6, 10-10 घंटे तक, 12-12 घंटे तक ड्यूटीज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको उनकी सैलरी नहीं मिली। इसलिए डॉक्टरों का भी आंदोलन हमारे देश में शुरू हो गया है और डॉक्टर्स जो है लगातार अपनी सैलरी के लिए गुहार लगा रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स तो आलू प्याज लेके बैठ गए, सब्जियां लेके बैठ गए, कह रहे हैं कि हमने जो इतनी क्वालिफिकेशन की और हम डॉक्टर बने, उसके बावजूद भी हमको सैलरी नहीं दी जा रही है। हम अब तो ज़्यादा अति हो गई है, 6-7 महीने हो गए और हमारा खर्चा कैसे चला है, इसलिए हमें सब्जी बेचने पे उतारू होना पड़ रहा है और हम सब्जी बेचने पे उतर आए हैं। डॉक्टर्स ने भी बताया कि सरकार ने सिर्फ बातें की है और बड़े बड़े पैकेजेस के दावे किए, जबकि हम लोगों को कोरोना वॉरियर करके फूल बरसाए हैं और बहुत सारी हमारी जो है वाहवाही की है। लेकिन दूसरी तरफ बताते हैं कि हमें सैलरी भी नहीं दी गई, हम हमारा परिवार का खर्चा कैसे चलाएंगे, हमारे बच्चों का खर्चा कैसे चलेगा। डॉक्टर्स की इतनी गुहार है कि हमें कोई वॉरियर का खिताब नहीं चाहिए, हमें फूलों की वर्षा नहीं चाहिए, हमें ताली थाली नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी सैलरी चाहिए, जिसका ध्यान सरकार को रखना चाहिए था, क्योंकि अब बहुत अति हो गई है। इसलिए हम क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी सब्जी बेचने पर उतारू हो गए हैं। तो इस तरह की बातें सामने आ रही है। खैर आज के लिए इतना ही, फिर आपको लगातार अपडेट करने के लिए मिलते रहेंगे इसी फेसबुक लाइव चैनल पर। तब तक के लिए गुड नाइट, शुक्रिया।